हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए साइंस का सेट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों सेट 1 और सेट 2 जो है हमने करा रखे हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, खास करके रिवीजन हर सब्जेक्ट में। दोस्तों आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट में जो है 5-5 सेट हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हर सेट में हर सब्जेक्ट में जो है 5-5 सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे नए हो या फिर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है। तो किस दर्पण की जो फोकस दूरी है ऋणात्मक लिया जाता है, तो ये जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन हम बी की बात करें तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हम दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध बताता है दोस्तों, ये आपका f बराबर r/2 है ना। f बराबर r/2 यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है ना। किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, तो आपको हम बता दें कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हीरा के अपवर्तनांक की बात करें तो ये जो है 2.42 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो चौथा जो प्रश्न है वो कहता है कि समान दृष्टि के लिए असुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। तो या फिर इस तरह से प्रश्न पूछे या फिर और पूछेगा कि असमान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वो कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है ना। तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो आपको हम बता दें कि ये जो बैगनी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, है ना। बैगनी जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है सबसे कम झुकता है। छठे प्रश्न की ओर देखें तो छठा जो प्रश्न है वो कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि की अगर बात करें दोस्तों, तो ये निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये जो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष के लिए जो है आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न जो है हमने पिछले वीडियो में भी करा रखे हैं, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगर इनमें से सभी ऑप्शन अगर रहे दोस्तों, तो आप जो है इनमें से सभी को चूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है।
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो ये जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर अवतल लेंस की बात करें दोस्तों, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और सेट 1 में ये क्वेश्चन जो है हमने करा रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है ना। तो अगर प्रतिरोध की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो प्रतिरोध होता है R बराबर जो होता है V बटा I होता है दोस्तों। R बराबर V बटा I, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपका रहे तो आप इसको चूज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जो है आप इसको V बराबर IR भी लिख सकते हैं, है ना। ये अगर ऑप्शन देखें तो प्रतिरोध बोल रहा है दोस्तों, तो ये जो R बराबर होता है रेसिस्टेंट बराबर V बटा I होता है। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इस ऑप्शन पे आप इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो आंख मूंद कर दोस्तों आप इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो अगर कथन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, जो कि ये गलत है दोस्तों, है ना। ये जो हो विद्युन्मय जो तार होता है वो काला तार होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका हरे विद्युत रोधन वाला तार। तो ये जो आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा है दोस्तों, ये आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, संकेत करता है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जो मध्यमा होता है वो मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को निर्देश करता है ना, संकेत करता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी हम बात करें तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ये जो है अभी हमने बताया दोस्तों, ये है आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर निकट की बात करें दोस्तों तो निकट जो है वो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो ये जो है आपका बैगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों वो अनंत होता है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। तो ये जो है आपका वक्रता केंद्र सी पर,
है ना, वक्रता केंद्र सी पर। देखिए दोस्तों वक्रता केंद्र सी और इसका आंसर भी जो है सी दे रहा है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहता है कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है ना, यानी कि मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितने देरी तक बने रहता है? तो ये जो है आपका दोस्तों 1/10 सेकंड तक। क्या? 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा और हराशित होता है। क्या होता है? सीधा और हराशित होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन एम है, आवर्धन एम बराबर होता है v/u, यानी कि ऑप्शन अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो ए है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों अगर दर्पण बोले तो एम बराबर जो होता है वो -v/u होता है। ये दर्पण में होता है दोस्तों, ये जो है आपका दर्पण में होता है। किस में होता है? दर्पण में। अगर लेंस में पूछेगा तो ये पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा लेंस जो है, ये कौन सा पदार्थ जो है ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये जो है आपका पीतल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? पीतल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी जो है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, है ना। पिछले सेट में हमने ये प्रश्न भी हमने करा रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है ना, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। आपको बताने कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो भाइयों ये 2 नियम है यार। ये कितना बार याद करोगे एक ही प्रश्न को? 2 नियम है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया। देखिए ये भी प्रश्न जो है दोस्तों हमने पिछला सेट में करा रखा है। कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो वो है दोस्तों आपका रेटिना। ये जो है सेट 2 में हमने करा रखा है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप रेटिना नहीं रहे दोस्तों तो उसमें हम बताए थे कि अगर आपका दृष्टिपटल रहेगा तो आपका दृष्टिपटल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। दृष्टिपटल का इंग्लिश नाम रेटिना होता है। चलिए ये भी जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों हमने करा रखे हैं। कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है? तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है दोस्तों वो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। 220 वोल्ट का एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो मुक्त होने वाला गैस है वो ऑक्सीजन है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये जो है आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो ये अम्ल करता है। क्या करता है? अम्ल करता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधातु जो है चमकीला होता है ना? तो ये जो है आयोडीन है। आयोडीन जो है अधातु रहते हुए भी अधातु होते हुए भी ये क्या है? चमकता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये जो है आपका सोडियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो इसका क्रियाशील या कार्यात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो इसका कार्यात्मक समूह की अगर बात करें तो ये जो है आपका कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कीटोन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड CO होता है कीटोन का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो होता है दोस्तों आपको COOH होता है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड जो होता है वो आपका CHO होता है। एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल जो है आपका सिंगल बॉन्ड OH होता है ना। चलिए ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये क्रायोलाइट की अगर हम बात करें तो क्रायोलाइट जो अयस्क है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये जो एल्किन का सामान्य सूत्र, देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न को हमने करा रखे हैं। एल्किन का जो सामान्य सूत्र है ये आपका CnH2n है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, तो यहाँ पे आवर्त होगा दोस्तों, है ना, आवर्त होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो ये जो है आपका 7 है। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार जो होता है दोस्तों, ये आपका परमाणु आकार जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, वृद्धि करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होती है वो आपका 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये जो है आपका C2H। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। C2 यहाँ पे H4 होगा दोस्तों, H4 होगा, C2H4। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ये भी प्रश्न हमने करा रखे हैं दोस्तों आप पिछले सेट में। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि अम्लीय वर्षा का pH मान होना चाहिए। दोस्तों हमने कल ही ये जो है यानी कि सेट 2 में ये प्रश्न को हम करा रखे। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो आपका 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो है दोस्तों इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे हम लोग दोस्तों धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातु, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बबुआ, है ना। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। चला आगे देखते हैं। आगे कहता है बाबू कि कौन सा संयोजी यौगिक है? तो ये जो मेथेन है ना बबुआ, ये मेथेन संयोजी यौगिक है। ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला जो सोना है ना ये 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का, अगर 22 कैरेट का होता है। अगर ऑप्शन सी जो है इसका बाबू वो सही हो जाएगा। अगर 24 कैरेट का बात करें ना दोस्तों तो 24 कैरेट का आभूषण जो है कोई नहीं पहनेगा। 24 कैरेट का अगर आभूषण कोई पहनेगा ना बाबू तो वो लटकते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। इसलिए इसमें जो है मिलावटी किया जाता है ना।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। कहता है कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस, तो उत्कृष्ट जो गैस है ना, ये आर्गन आपका उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू? तो अधातु के जो ऑक्साइड है ना, ये अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर धातु के अगर बोले ना बाबू, तो धातु के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है बाबू ये आपका अधातु है। क्या है? कार्बन अधातु है। चलिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड OH होता है। सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसकी अगर बात करते हैं, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और ये जो बात करें हम ये ईथर का होता है दोस्तों। किसका होता है? ईथर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल का pH मान, तो अम्ल का जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होगा बाबू, है ना। क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय पदार्थ। अगर 7 पूछेगा ना तो ये जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन जल के pH मान 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो एक प्रकार का एंजाइम है, लाइपेज जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का क्या करता है? पाचन करता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। समान प्रकुंचन दाब होता है, तो समान प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mm होता है। क्या होता है? 120 mm होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट। अगर यहाँ से अगर पूछे दोस्तों कि रक्तचाप की माप क्या होता है, तो 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है। चलिए ये जो प्रश्न है बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। 2023 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कहता है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो आपको बता दें कि पादपों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी। और एक बात आपको हम बता दें कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है ना। तो उस पौधा का नाम बताना है जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उस कलम को नाम है खतरा, जिंदगी खतरा, है ना। जिंदगी खतरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गुलाब कहते हैं। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार जो है वो लेशमानिया के कारण होता है। किसके कारण? लेशमानिया के कारण। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो ये जो खतरा वाला जिंदगी अभी बताया ना बाबू, गुलाब, है ना। यही सब लड़का के जिंदगी खतरा में कर दिया है ना। अब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता क्या है? नेक्स्ट कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में घ्राणग्राही जो है नाक में स्थित होता है, और इसी घ्राणग्राही की सहायता से हम लोग जो है ना सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं, है ना। कि भाई आज मुर्गा बने था, चले के पार्टी में रे, है ना, उधर पार्टी चले था, है ना। तो ये सब जितना भी सूंघने ऊँघने का काम करता है ना, सब घ्राणग्राही। और घ्राणग्राही जो होता है ना बाबू वो नाक में होता है। कहाँ होता है? नाक में होता है। कहता है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। एक चीज याद रखिएगा बाबू। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है ना ये सही हो जाएगा।
आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए बाबू एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना नहीं बोलो है ना, ये पता नहीं कै बार परीक्षा में पूछा गया है, कोई आता पता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। क्या होगा? मेंडल होगा। और मेंडल के बारे में जो दोस्तों हम तो आपको बता ही दिए हैं, मेंडल के बारे में क्लास में भी बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ये जो आप अंडाशय देख रहे हैं ना, अंडाशय जो है फूल है ना, फूल से फल में बदलने का काम करता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कहने का मतलब बाबू कि वातावरण में रहकर स्वयं समाप्त हो जाता है, तो उसको जो है जिसका जैविक अपघटन अर्थात जीवों के द्वारा पदार्थ को तोड़ा जाता है। तो ये जो है आपका टिश्यू पेपर जो है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लास्टिक की बात करें, थर्मोकोल की बात करें और पॉलीथीन की बात करें, तो ये जो तीनों है ना दोस्तों, ये तीनों जैव अनिम्नीकरण है, इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। वातावरण में जैसे रहेगा ना वैसे ही वो रहेगा, वो समाप्त वातावरण में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता आहर तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो आहर तथा जो पाइन है ना, ये खास करके हमारे ही राज्य जैसे है ना, हमारे ही राज्य जो क्या कहते हैं बहुत ही विकसित राज्य है, आप जान ही रहे हैं हमारा राज्य जो बिहार है, ये आहर तथा पाइन जितना आहर पाइन का निर्माण होगा सब बिहार में होबे करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला जो प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए जो है इसका पुनः चक्रण करना बहुत जरूरी है, पुनः चक्रण करना। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए कहता है कि कौन मलेरिया परजीवी है? तो कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये जो है बाबू प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उत्तम ऊर्जा कौन है? आपको बताना है कि सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये जो है आपका बायोमास। क्या है? बायोमास। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय में कुल कोष्ठों की संख्या, तो इसको तो बतावे की जरूरत नहीं है बाबू, है ना। आपके हृदय में भी 4 गो है, हमारे हृदय में भी 4 गो है ना। मानव हृदय में कै गो कोष्ठ? 4 गो। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है ना कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो है वो मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी होता है। ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। अगर ये 4 पदार्थ में से एक भी कमा ना तो कोई भी हरा पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा और हरा पेड़ पौधा स्वपोषी नहीं कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बाबू मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बहुत करेक्ट हो जाएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है, है ना। पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। जबकि एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की बात करें तो ये तीनों जो है ये आपका पादप हार्मोन है, लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बचपन जो है एकरा में गलती कर देता, मार देता है साइटोकाइनिन, है ना। अभी कहता है कि बढ़िया से लेकर पढ़वे नहीं करेगा तो मार देता है साइटोकाइनिन, अरे हम सही मार दे लियो, और जब चेक करे लगता है तो पता चलता हो यहाँ तो नहीं पूछ रहा है, तो लैकन के गड़बड़ हो जाता है। इसमें आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, समझे। कहता है फूल में नर प्रजनन अंग क्या कौन है?
फूल में नर प्रजनन कौन है, तो ये पुंकेसर जो है ना फूल में नर प्रजनन है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते, कहता है कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है। अब बताइए, यहाँ पर लाइकन तुरंत मारेगा रे अमीबा, यहाँ पर ये नहीं देख रहा है कि किसमें नहीं होता है, सीधे देखा कि विखंडन होता है तो मार दिया अमीबा, जो कि जो आंसर है ना बाबू ये गलत है ना। कहता है कि विखंडन किसमें नहीं होता है, तो बाबू इसमें ईस्ट में विखंडन की क्रिया नहीं होती, ईस्ट में विखंडन की क्रिया नहीं होती। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको हम बता दें कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो हमारे सूर्य के प्रकाश हैं। क्या है, सूर्य प्रकाश हैं। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 kg होता है। कितना होता है, 1.4 kg। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के हम लास्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। आई जो लास्ट प्रश्न है ना, हम तीनों सेट में लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए एग्जाम में कई बार पूछा है, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव पर ही पूछता है बाबू। कहता है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जितना भी हरे पेड़ पौधा है ना बाबू सारा का सारा उत्पादक है। लेकिन जो जीव जंतु उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे को खाता है ना उसको उपभोक्ता कहते हैं। कुछ कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और जो दोनों के मृत शरीर से, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से जो ऊर्जा की प्राप्ति करता है उसे अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अपघटक कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के प्रश्न जो है समाप्त होता है। फिर हम सेट 4 जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।